नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाली क्लासों में अपन कृषि पर्यवेक्षक या अन्य किसी भी कृषि के एग्जाम में पूछे जाने वाले पशुपालन के 5 मॉडल पेपर सोल्व कर चुके हैं। छठा मॉडल पेपर अपन स्टार्ट करते हैं। सिंचित क्षेत्रों में हरी फसलें उगाकर एक क्षेत्र में कितनी गायें रखी जा सकती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंचित क्षेत्रों में हरी फसलें उगाकर 1 हेक्टेयर से क्षेत्र में कितनी गायें रखी जा सकती है? 2 से 4, 10 से 12, 8 से 10 और 10 से 14। तो देखिए 1 हेक्टेयर में सिंचित कृषि के लिए 8 से 10 गायें रखी जा सकती है, तो 8 से 10 गायें आ जाएगी। अगला, प्रजनन काल में भेड़ को अतिरिक्त राशन देना कहलाता है। प्रजनन काल में यानी ब्रीडिंग जब सीजन आता है तब उसको एक्स्ट्रा जो फीड कंसेंट्रेट दिया जाता है यानी दाना दिया जाता है तो भेड़ को वो क्या कहलाता है? तो फ्लूसिंग अप। और कभी इसकी मात्रा अगर आपसे पूछ लेते हैं तो फ्लूसिंग अप की जो मात्रा रखी जाती है वो 200 से 300 ग्राम या 250 से 300 ग्राम रखी जाती है। तो ये याद रखना, अगर गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन दिया जाता है, मुख्यतः गाय भैंस को दिया जाता है, तो वो स्टीमिंग अप कहलाता है। अगला देखिए, एक गाय को गर्भधारण के कितने महीने के बाद गर्भावस्था राशन देना चाहिए? ऑप्शन में 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 5 माह पर, 6 माह पर, 7 माह पर, 8 माह पर। देखो कई बार ऐसा होता नहीं है वैसे कि 5 और 6 दोनों ऑप्शन में हो, लेकिन अगर 5 और 6 दोनों ऑप्शन में हो तो 5 माह से ही शुरू कर दिया जाता है। वो 6 माह पर तो 1 किलो दोगे, 5 माह से उसको थोड़ा थोड़ा दाना देना शुरू कर देते हैं, तो उस समय तो 5 राइट हो जाएगा। क्योंकि अपन बात कर रहे 11th NCERT के हिसाब से तो 5 माह दे रखा है उन्होंने, लेकिन 5 और 6 कभी ऑप्शन में आते नहीं है। 6 माह का जब वो गर्भवती होता है तो उसको 1 किलो देते हैं, 7 पे 1.5 किलो देते हैं, 8 पर 2 किलो देते हैं और 9 माह का गर्भवती होने पर 2 से 3 किलो दाना देते हैं। और गर्भावस्था में जैसे मान लो प्रसव होने वाला है, 15 दिन पहले दाना देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मादा पशु प्रसव की तैयारी करती है, जिसे डाउन क्लेवर या स्प्रिंगर बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें 5 माह अपन आंसर मानेंगे। गाय को प्रतिदिन 100 किलो शारीरिक भार पर कितना सूखा चारा दिया जाता है? यानी कि देखो, सबसे पहली बात, जो राशन दिया जाता है यानी जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो शरीर भार के आधार पर दिया जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि दूध उत्पादन के आधार पर दोगे, किसके आधार पर? तो पशुओं को जो शुष्क पदार्थ दिया जाता है वो शरीर भार के आधार पर। और शरीर भार का आकलन कितना माना जाता है? तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है भाई 1000 किलो पर, 100 किलो पर, 100 ग्राम पर, 1 किलो पर, किस पे मानोगे? तो इस पे मानते हैं कि 100 किलोग्राम जो बॉडी वेट होता है उस पे आप कितना दाना देते हो। तो गाय को देते हैं अपन 2.5 किलो और भैंस को देते हैं 3 किलो। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या आया है। गाय को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर 2 किलो ऑप्शन में आया, 2 से 2.5, 2.5 से 3 और 1.5 से 2। तो इस वाली कंडीशन में अपना आंसर चला जाएगा 2 से 2.5, क्योंकि गाय का 2 से 2.5, 3 पे अपन जा नहीं सकते, ये भैंस का हो जाएगा 2.5 से 3 हो जाएगा। और बकरियों को थोड़ा शुष्क पदार्थ ज्यादा देते हैं, उनको 3 से 4 किलो देते हैं। 100 किलो शरीर भार पर उनको 3 से 4 किलो देते हैं। गाय को 2.5 किलो देते हैं, 2 से 2.5 किलो देते हैं। भैंस को 3 किलो देते हैं। इसमें देखो, गायें अगर भारतीय गायें तो उनको 2.5 किलो आप दोगे, लेकिन अगर वो विदेशी गायें, क्योंकि विदेशी गायें खाना ज्यादा खाती है, क्योंकि दूध उत्पादन भी ज्यादा करती है, तो उनको ज्यादा देना है, तो उनको आप दोगे लगभग 3 किलो के आसपास। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न है आपके सामने। गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? तो गाय को 1 किलो दाना दिया जाता है 3 किलो दूध पर। भैंस को 1 किलो दाना दिया जाता है 2.5 किलो पर। बकरी को 1 किलो दाना 3 किलो दूध उत्पादन पर दिया जाता है। और अगर अपन बात करते हैं कि जब गाय और भैंस मुख्यतः जब 10 लीटर से ज्यादा दूध उत्पादन करती है, तो जब वो 10 लीटर से ज्यादा दूध उत्पादन करती है तो फिर गाय को आप 1 किलो दाना 2 किलो दूध 2.5 किलो पर दे दोगे और भैंस को आप 2.5 की जगह 2 किलो पे दे दोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? यहाँ पे सिंपल सा फंडा है कि गाय को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? 3 किलो पर। भैंस को कितने पे दिया जाता है? 1 किलो दाना 2.5 किलो पर। ये बात हो रही है नॉर्मल दूध उत्पादन यानी 10 लीटर से कम की। जब दूध उत्पादन 10 लीटर से ज्यादा होगा तो उस समय आप गाय को 1 किलो दाना 2.5 किलो पर दोगे, भैंस को 1 किलो दाना आप 2 किलो पे दोगे, वहां जाके कम हो जाएगा। बकरी में वो वाली स्थिति आएगी नहीं, क्योंकि बकरी कभी भी 10 लीटर से ज्यादा दूध देगी नहीं, 10 लीटर तक वो पहुंचेगी नहीं, ठीक है ना? तो गाय भैंस को याद रखना है। भैंस को प्रतिदिन 100 किलो शरीर भार पर कितना शुष्क पदार्थ दिया जाता है? तो भैंस को 2.5 किलो से 3 किलो वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके साथ। भैंस के संतुलित आहार में होता है 2/3 भाग रफेज होता है, 1/3 भाग बांटा होता है। तो देखो, संतुलित आहार में जो होता है तो इसके अंदर ऐसा होता है कि 2 चीजें समझने की कोशिश करना। एक आपके पास दाना है और एक आपके पास चारा है। दाना कम खिलाना है, चारा ज्यादा खिलाना है। तो 1 भाग आपने दाना खिलाया, 2 भाग आपने चारा खिलाया। फिर आप आ जाइए,
चारा एक बार खिलाया और दाना एक बार खिलाया, चारा 2 बार खिलाया, तो इसको 1/3 लिख देंगे और उसको 2/3 कर देंगे अपन। ये चीज समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं, बहुत इजी है, इसके अंदर से कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। देखो एक आपके पास चारा है और एक आपके पास दाना है। आप चारा खिलाओगे 2 भाग और दाना खिलाओगे 1 भाग, तो इसको तो लिख देंगे 2/3 और इसको लिख दिया 1/3। तो देखो इनमें से मिल रहा है क्या, भैंस के संतुलित आहार में होता है 2/3 भाग रफेज और 1/3 भाग भाटा। कहां तो मिलता है ना, बिल्कुल यही देंगे, क्योंकि आप उसे 2 भाग कर दे रहे हो। रफेज, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, रफेज आ जाए या फिर वहां पे तूड़ी आ जाए या पे वहां एक्स्ट्रा आ जाए या पे भूसा आ जाए, वो सारी एक ही बात है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसके अंदर। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न आ जाएगा अपना नया। ये देखिए दोनों ऑप्शन में थे। अगला, किस पशु में चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है? निम्न में से किस पशु में चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है? बैड ऑप्शन में बकरी है, बकरी बैड है, ऊंट है, गाय भैंस है। तो देखिए बकरी में चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाती है। ब्राउजिंग होता क्या है, बकरी के द्वारा आगे वाले पैरों को पेड़ पर रखकर और पेड़ से फूलों पत्तियों को खाना। जैसे ऐसी वाली कंडीशन आप समझ सकते हो कि ये पेड़ है तो बकरी यहाँ है, तो बकरी आगे वाले पैरों को यहाँ रखेगी और फिर पेड़ से फूल और पत्तियां खाती है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो ब्राउजिंग कहलाती है और ब्राउजिंग की क्रिया का संबंध किससे? बकरी से। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी कमी से पशुओं में प्रजनन संबंधित रोग हो जाते हैं? तो प्रजनन संबंधित रोग टोकोफिरोल, जो अपना लास्ट 5वें मॉडल पेपर में भी ये आया था कि टोकोफिरोल प्रजनन संबंधित विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ई है जो टोकोफिरोल हो जाएगा। और याद रखना है कि जो विटामिन ई है तो उसके अंदर मुर्गियों में क्रेजी चिक भी होता है, क्रेजी चिक होता है मुर्गियों में विटामिन ई की कमी से ही होता है। अगला देखिए, साइलेज बनाने वाली फसलों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? पहला ऑप्शन है जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तो जो जिनका साइलेज बनाया जाता है उनके अंदर प्रोटीन, ये साइलेज कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि साइलेज बनाने के लिए जो फसलें काम में ली जाती है वो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, और ये तीनों ग्रेमिनी परिवार के और ये मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अभी जैसे ये बरसीम और रिचका यानी दलहनी परिवार का अगर अपन हे बनाते तो वो प्रोटीन वहां पे ज्यादा चाहिए था, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स अपना उत्तर आ जाएगा। अगला है, पशुओं को एक बार में खाया गया आहार क्या कहलाता है? देखो पशुओं ने अगर 24 घंटे में जो खाया है वो राशन कहलाएगा, पशुओं ने एक बार में जो खाना खाया है वो क्या कहलाएगा? खुराक कहलाएगा। एक बार में खाया गया आहार खुराक कहलाता है, 24 घंटे में खाया गया आहार राशन कहलाता है। ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसको संतुलित आहार बोलते हैं। और एक आता है स्टेमिंग अप। स्टेमिंग अप वो होता है जो मतलब मादा पशु को गर्भावस्था में, ताकि अंदर जो बच्चा है उसका अच्छा विकास हो सके, इसलिए गर्भावस्था में अतिरिक्त राशन देना स्टेमिंग अप कहलाता है। ये लगभग 5 से 6 माह की उम्र में शुरू किया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये पहले वाले मॉडल पेपर में भी ये प्रश्न आया था, पशु के आहार का मुख्य भाग कौन सा है? वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से विटामिन है, तो कार्बोहाइड्रेट सबसे मुख्य भाग हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष भर हरा चारा देने वाली फसल कौन सी होगी? रिचका, ज्वार, बाजरा, मक्का। तो देखो वर्ष भर चारा देने वाली जो हरी फसल है वो बरसीम और रिचका है, तो रिचका ऑप्शन में आया तो रिचका राइट हो जाता है। अगर रिचका नहीं आता और बरसीम ऑप्शन में आता तो बरसीम राइट हो जाता। अगला देखिए, हे बनाने वाली फसलों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो हे बनाने वाली फसलों में होती है प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि हे जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है बरसीम और रिचके का बनाया जाता है, जबकि साइलेज वाली जो फसलें होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छा स्रोत होती है, क्योंकि वो मक्का, ज्वार, बाजरा का बनाया जाता है। अगला देखिए, दूध देने वाली गाय को किस खनिज लवण की अधिक आवश्यकता होती है? तो दूध देने वाली जो गाय होती है उनको कैल्शियम की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, यानी कि कैल्शियम। देखो दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज लवण कैल्शियम फास्फोरस है, हरे चारे में भी सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, और जो दूध देने वाली जो गाय होती है उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता भी कैल्शियम फास्फोरस की ही होती है। भैंस को 1 किलो दाना कितने दूध उत्पादन पर दिया जाता है? तो भैंस को जो 1 किलो दाना है वो लगभग 2.5 किलो दूध उत्पादन पर दिया जाता है। अगला देखिए, डोकिंग क्रिया का संबंध किससे? तो डोकिंग की क्रिया का संबंध, वैसे तो क्या होता है, डोकिंग का अर्थ होता है पूंछ काटना। डोकिंग का अर्थ क्या होता है? पूंछ काटना। संबंध किससे? तो इसका संबंध मुख्यतः भेड़ से। काटी कब जाती है? तो ये काटी जाती है जब नवजात भेड़ का जो लेम्ब होता है उसमें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसको काट दिया जाता है।
बेड में पूंछ काटने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखना। तो ये याद रखना, इसमें पूंछ को काटना आ जाएगा डॉकिंग। बछड़े को मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? तो नवजात जब बछड़ा होता है तो उसके पास 3 परिस्थितियां आती है। एक में उसको मां के साथ रख लेते हैं तो सकलिंग कहलाता है, एक में मां से अलग रखोगे तो यानी वीनिंग कहलाता है, और एक कंडीशन में उसकी मां मर चुकी हो तो उसको बोलते हैं ऑर्फन काफ यानी कि अनाथ बछड़ा बोलते हैं। तो इसमें बछड़े के मां के साथ रखकर पालना क्या कहलाता है? सकलिंग कहलाता है। नवजात बछड़े में सींग रोधन की उपयुक्त उम्र क्या है? नवजात बछड़े के अंदर सींग रोधन की उपयुक्त उम्र क्या होगी? तो नवजात बछड़े में सींग रोधन की उपयुक्त उम्र होती है 10 से 15 दिन मान सकते हो आप, या 1 से 2 सप्ताह मान सकते हो। अगला देखिए, नवजात बछड़े में सींग रोधन, सींग को हटाना क्या कहलाता है? देखो, नवजात बछड़े में सींग रोधन यानी सींग की बड़ को हटाना क्या कहलाता है? तो वो डिबडिंग कहलाता है। याद रखना 3 चीजें, अगर नवजात बछड़े में जन्म से ही सींग अनुपस्थित हो तो वो कहलाता है पोल्ड, जैसे टोगन वर्ग बकरी है। और 12th एनसीईआरटी तो ये भी मानती है कि चोगला भेड़ के अंदर भी सींग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जन्म से ही जिसमें स्थायी होता है तो टोगन वर्ग को ही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिओर्निंग की। तो जब गाय वैसे बड़ी हो जाती है तो उनके अंदर सींग काटे जाते हैं। जैसे मान लो मुर्रा में जलेबी आकार के सींग है तो वो सींग वापस घूम के उसी बाग वाले पे लगने लग जाता है, सींग में घुसने लग जाता है, या शरीर के किसी भाग में घुसने लग जाता है तो उस सिर वाले भाग में, तो वहां पे भी उस सींग को काटा जाता है। या किसी और कंडीशन में सींग टूट जाता है तो उस कंडीशन में काटा जाता है। तो कई प्रकार की चीजें होती है, तो सींग काटना डिओर्निंग कहलाता है। तो डिओर्निंग के अंदर आप आरी का प्रयोग कर सकते हो, क्लच वायर का प्रयोग कर सकते हो, इन सब चीजों का आप सींग काटने के लिए प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आ जाइए पोल्ड, जन्म से सींग अनुपस्थित था। डिबडिंग आ जाइए, सींग की बड़ को दबाना। नवजात बछड़े में सींग की बड़ को दबा दिया जाता है, तो ये 10 से 15 दिन में किया जाता है। 2 प्रकार की विधियों से आप कर सकते हो, एक रासायनिक विधि होती है, एक डिओर्निंग मशीन विधि होती है। डिओर्निंग मशीन विधि में 540 डिग्री सेल्सियस तापमान या 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर मशीन को गर्म किया जाता है और 5 से 10 सेकंड के लिए सींग की बड़ पर रख दिया जाता है और सींग अपने आप जल के खत्म हो जाता है। एक कंडीशन होती है रासायनिक विधि, इसमें NaOH की और KOH की छड़ आती है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की छड़ आती है। इस छड़ को सींग की बड़ पर रगड़ा जाता है और जब सींग की बड़ बिल्कुल नष्ट हो जाती है तो जब उसमें हल्की हल्की बूंदें आने लग जाती है तो उसको वहां से हटाकर और उसमें वेस्लिन लगा दी जाती है। कुछ समय के बाद सींग अपने आप क्या हो जाते हैं, वहां उगना बंद हो जाते हैं। तो ये चीजें होती है तीनों। डॉकिंग आ गया, पूंछ काटना, पूंछ भेड़ों में काटी गई थी, 10 से 15 दिन में काटी गई थी, ऊन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काटी गई थी। तो ये 20 जो प्रश्न थे ये अपना मॉडल पेपर था, अपना ये छठा मॉडल पेपर था जो मैंने आपको बताया।